बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, हम इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू की ऑनलाइन प्रिपरेशन के हवाले से आज के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और आज हम सेल्स टैक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चीज़ें बहुत सादा हैं, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो चीज़ें आपको इजीली याद भी रहेंगी, समझना भी आसान रहेगा। तो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और इसमें आज हमारा जो चैप्टर चलेगा वो है रिकॉर्ड्स एंड बुक्स। लेकिन इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी आइडिया दूंगा, जिसके हवाले से आपने देखना होगा कि एक बिज़नेस सेटअप है तो उसको कोई ना कोई सेटअप बनाने के लिए कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि 3-4 लोग हैं, उन्होंने एक बिज़नेस सेटअप कर लिया। अब ये बिज़नेस इन्होंने सेटअप किया, इसका कोई भी नाम है, XYZ कंपनी है, फर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट्सएवर जो भी नाम देते हैं आप, हम इसको एक कंपनी का नाम दे लेते हैं कि इन्होंने ये शेयर होल्डर्स थे, इन्होंने एक कंपनी बनाई और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पे बिज़नेस ने रन करना शुरू कर दिया। जितनी भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन थे ये इन्होंने फार्मेलिटीज़ पूरी कर दी। अब इस बिज़नेस ने प्रमोट होना है। इन लोगों का एक आइडिया था कि हमने यहाँ पे एक सोर्स है, कोई कंट्री है, कोई एरिया है, जिससे हमने रॉ मटेरियल लेके आना है, यहाँ पे प्रोसेस होगा और यहाँ से जब इसकी प्रोडक्शन होगी यहाँ पे हमारे कस्टमर्स होंगे और इनको हमने अपने प्रोडक्ट की सेल्स करनी है, यानी कि यहाँ से ये चीज़ प्रोसेस होके सेल होगी। अब जब आप एक बिज़नेस को सेटअप करते हैं तो उसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए। जितनी भी आप सेल्स टैक्स के हवाले से बात करेंगे तो जो भी चीज़ आप परचेज़ करेंगे उसका भी मैकेनिज़्म है। अब यहाँ से हमने जो सप्लाई परचेज़ की तो यहाँ पे इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। जो चीज़ आप इस सप्लायर X का नाम है, इसका Y है, ये Z हमारे सप्लायर हैं, इनसे हमने जो चीज़ें ख़रीदी इनके वाउचर वगैरह हमारे पास होने चाहिए और यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। हमने जितनी प्रोसेसिंग की इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए और अल्टीमेटली जो हमारी प्रोडक्शन हुई उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और जब हम सेल करते हैं तो इसके भी इन्वाइसेस होने चाहिए कि हमने मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, मिस्टर D, मिस्टर E को जितनी जितनी चीज़ें सेल की उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि हम देखें कि जो हमने सेल्स की और प्रोसेस यहाँ पे हमने जब दोबारा टैक्स पे करना है तो हमने इनपुट टैक्स क्लेम करना है। तो बात यह है कि बिज़नेस के अंदर जो भी चीज़ वाक़ई होती है, जो भी चीज़ चेंज होती है तो फ़ौरन से उसके डबल इफ़ेक्ट होता है और उसको अकाउंटिंग की ज़ुबान में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेटर ऑन उसका फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन किया जाता है और अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि हम कितने फ़ायदे में हैं या घाटे में हम जा रहे हैं। तो ये चीज़ जब आप समझ लेते हैं तो अब आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि जो एक बिज़नेस सेटअप होता है उसको कुछ ना कुछ सेल्स टैक्स के हवाले से अथॉरिटीज़ को जवाबदेह होने के लिए या फिर वो जो टैक्स पे करते हैं उसके हवाले से या फिर इनपुट टैक्स जो क्लेम या रिफ़ंड क्लेम किया जाता है उसके हवाले से भी इनको कोई ना कोई रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये हमें सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 22 से लेके 25 तक हमें हिदायत दी गई होती हैं कि हमने कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है। रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स परचेज्ड शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जो मैंने पहले एक एंगल बनाया था, जो जहाँ से हम चीज़ें परचेज़ करके प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनती है हमारे पास और उसको अल्टीमेटली हम कंज्यूमर को सेल करते हैं। तो जब हम सप्लायर की बात करते हैं, वो सप्लायर जो हमें चीज़ें हमारे बिज़नेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस हवाले से हमें क्या क्या मालूमात रखनी है, रिकॉर्ड रखना है। नंबर 1 कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कि हमने जो चीज़ें खरीदी वो क्या क्या थी, रॉ मटेरियल था, सप्लाई थी, व्हाट्सएवर जो भी नाम उसका देते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है और क्वांटिटी कितनी हमने ख़रीदी, उनकी वैल्यू कितनी थी, या और फर्दर हमें और उसका सप्लायर का नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, या जो उसने टैक्स इनवॉइस के ज़रिए से हमें या फिर इनवॉइस के ज़रिए से चीज़ें पर सेल की, वो भी हमारे पास उसकी एक कापी होनी चाहिए। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द परचेज, जो हमने चीज़ें परचेज़ की उसके ऊपर हमें टैक्स की कितनी लायबिलिटी
पे करना पड़े। ये तो वो चीज़ें हैं जो बिज़नेस के अंदर एज रॉ मटेरियल चीज़ें आती हैं या फिर किसी तरीके से भी परचेजेज होती हैं और उसको हम अपने बिजनेस के सेटअप में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पे हमें क्या चीज़ मेंटेन रखनी पड़ेगी, रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज मेड शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि जो हमने चीज़ प्रोड्यूस की वो हम फर्दर किस कस्टमर को कितनी क्वांटिटी में कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं और उससे कितना हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, द वैल्यू ऑफ गुड्स, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम सप्लाईज वर मेड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, और उस पर हमने कितना टैक्स चार्ज करें। थर्ड नंबर पे हमें क्या चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी, लेट्स सपोज हमारा बिजनेस जो है उसके अंदर इनपुट मटेरियल लोकल प्रोड्यूस नहीं है बल्कि हम फॉरेन से चीज़ों को लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, फर्दर हम विद इन कंट्री भी सेल करते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हमें कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऑफ गुड्स इंपोर्टेड शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, वो कौन सी चीज़ें थी जिनको इंपोर्ट किया, उनकी क्वांटिटी कितनी थी, उन चीज़ों की वैल्यू कितनी थी, और हमने उसके ऊपर टैक्स कस्टम की मद में या किसी भी तरीके से कौन कौन सा टैक्स पे किया। अब मज़ीद इन चीज़ों से निकल आए कि इंपोर्ट हमने कितनी की, रॉ मटेरियल कितना परचेज किया, जो सप्लाईज हमने यूज़ की, जो प्रोड्यूस की उनको हमने सेल किया। अब यहाँ पे कुछ आपके जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ ज़ीरो रेटेड हैं, कुछ एग्जैम्प्ट हैं, कुछ डबल, तो आपने ये सारी की सारी रिकॉर्ड फिर मेंटेन रखना होगा। रिकॉर्ड्स ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, अगर फर्ज किया आप एक्सपोर्ट करते हैं और ज़ीरो रेटेड में वो चीज़ें आती हैं तो वो रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे, उसके लिए आप लेजर अलग से मेंटेन करते हैं, उसके जितने भी आपके इन्वाइसेस हैं उनको अलग से मेंटेन करते हैं, तो ये आपने मेंटेन करना है। डबल एंट्री सेल्स टैक्स इन्वाइस अकाउंट्स, जो टैक्स आप सेल टैक्स पे कर रहे होते हैं उसकी डबल एंट्री का इफेक्ट क्या होगा वो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाईज, वो चीज़ें जो आप सेल करते हैं और उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जितने इन्वाइसेस आप इशू करते हैं ये भी आपके पास इन्वाइसेस और सीरियल नंबर के हिसाब से, कि अगर आपके पास इन्वाइसेस की बुक है 1 से लेके 100 तक फिनेंशियल ईयर वाइज, और 101 से लेके 200 तक, 201 से लेके 300 तक, तो ये आपके पास जितने इन्वाइसेस आप इशू करेंगे अगर कोई ख़राब होगा तो उसको भी रिकॉर्ड में आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा क्रेडिट डेबिट नोट्स जो आप मेंटेन करेंगे, किसी को आपने चीज़ें सेल की थी वो वापस आ गई उसको क्रेडिट देते हैं आप। इसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास मेंटेन होनी चाहिए कि आपकी जितनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, कितना लेन देन हुआ, बैंक की स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक इंस्ट्रूमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 73, कि अगर किसी पे आप जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह देखते हैं तो बैंक के इंस्ट्रूमेंट चेक वगैरह सारे रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो चाहिए। इसके अलावा जितनी भी इन्वेंट्री यानी कि आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई वो आपके पास हैं, जो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री थी वो कितनी थी, फिनिश गुड्स की कितनी इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का पूरा रिकॉर्ड भी आपने मेंटेन रखना होगा अपने बिजनेस के। इसके अलावा आप जो बिल्स पे करते हैं गैस का, बिजली का, और इसके अलावा टेलीफोन का, वो भी आपने यूटिलिटी बिल्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। इसके अलावा जो आपने लेबर हैं, जो वर्क फोर्स है, जिनको आप तनख्वाहें देते हैं, उनका सैलरी एंड लेबर बिल्स के भी मेंटेन रखेंगे कि कितना आपने लेबर को पे किया। इसके अलावा आपके पास कितनी कैश बुक यूज़ हुई और कौन कौन सी चेक बुक के ज़रिए से, कौन से चेक के ज़रिए कितनी अमाउंट किसको आपने पे की। इसके अलावा रेंटल एग्रीमेंट, अगर कोई आपने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ली है या कोई आप प्रीमाइजेस किसी की यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो आपके एक किराएदारी या किराएदारी का एक जो एग्रीमेंट होता है वो भी आपने मेंटेन करना होगा। इसके अलावा किसी से आपने कोई मशीनरी परचेज़ करते हैं या फिर किसी को कोई प्रोडक्ट जो आप ये कह सकते हैं कि होलसेल के टर्म्स में या फिर रिटेल की टर्म्स में जो पेमेंट सेल करते हैं, उनके जो एग्रीमेंट्स होंगे, यानी कि जो चीज़ परचेज़ करते हैं उसका किसी के साथ एग्रीमेंट है सप्लायर के साथ, या जिसको आप रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को चीज़ें दे रहे हैं उसके साथ जो एग्रीमेंट है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा कोई लीज़ पे आपने चीज़ें ली हुई तो उसका भी एग्रीमेंट होना चाहिए, और लीज़ का रिकॉर्ड भी होना चाहिए, जितनी आपने उसकी फ़ी पे की, जितने उसका टर्म्स थी पेमेंट की, वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए, और वक्तन फ़वक्तन जितनी उसकी आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं वो भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड रिलेटिंग टू गेट पास, यानी कि जो गेट से चीज़ें आउट होती हैं उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। जो चीज़ें आपके बिज़नेस के अंदर एंटर हो रही हैं उनका भी रिकॉर्ड हो, यानी कि गेट पास इन के लिए और गेट पास आउट के लिए गेट के ज़रिए से, यानी कि एक जितनी चीज़ें आपके बिज़नेस के अंदर आ रही हैं एज ए सप्लाई वो भी एंट्री और एक रजिस्टर पे, और जो चीज़ें आउट हो रही हैं वो भी, उसको इनवर्ड और आउटवर्ड का रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा जितनी ट्रांसपोर्ट की रिसीट्स हैं, यानी कि जितनी गाड़ियाँ आती जाती हैं, किस टाइम
किस दिन में किस तारीख में कौन सी गाड़ी ने किस सप्लायर के पास कितना सामान लेके गया, ये भी रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड मेंशन अबव, तो अगर हमने ऊपर जो बातें की, अगर मैनुअली आप ये चीज़ें लेके चल रहे हैं ठीक, अदरवाइज आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 20 क्या है, सच अदर रिकॉर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड वक्तन फवक्तन आपको हिदायत दे सकता है और भी किसी किस्म का आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे अब नोट्स पढ़ लेते हैं कि ऊपर जो हमने चीज़ें पढ़ी उनमें से किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे बताया गया द अबव रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एट द बिजनेस प्रीमाइसेस और द रजिस्टर्ड ऑफिस, कि जो आपने अपने ऑफिस का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया गया वहाँ पे आपके ये रिकॉर्ड सारे के सारे मेंटेन होने चाहिए। ये नहीं हो कि रिकॉर्ड आपका कहीं पड़ा है, रजिस्टर्ड ऑफिस आपने कहीं लोकेशन और दी, एड्रेस और दिया हुआ। रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन इंग्लिश एंड उर्दू, या फिर दोनों ज़ुबानों में भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू कीप सच अदर रिकॉर्ड्स एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये हमने पहले भी बात की कि बोर्ड वक्तन फवक्तन और भी हिदायत दे सकता है कि आपको इसके एडिशनल कोई फलां रिकॉर्ड भी आपने मेंटेन रखना होगा तो वो भी रखना पड़ेगा। नंबर 4 है द पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स शैल कीप सच रिकॉर्ड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। नाउ द रिटेलर्स fall under two categories: paying tax under normal regime under section 3 of the Sales Tax Act 1990 and paying tax through electricity bills, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ज़रिए से आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल टैक्स रिजाइम के ज़रिए से आप जो टैक्स पे कर रहे हैं अंडर सेक्शन 3, तो ये दोनों अंडर बोथ केसेस ए रिटेलर शैल कीप रिकॉर्ड एप्लीकेबल टू हिज पार्टिकुलर केस। तो जो भी उसका मामला होगा, यानी कि वो रिटेलर अगर नॉर्मल टैक्स रिजाइम के ज़रिए टैक्स पे कर रहा है तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ज़रिए से अपना टैक्स पे करने का उसका जो चल रहा है सिस्टम, तो वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि उसने किस मंथ में कितना टैक्स पे किया। तो ये ओवरऑल जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी जो एक टैक्स पेयर को चीज़ें अपने मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है, ताकि जब लेटर ऑन वो टैक्स पे करते हैं और उस टैक्स पेमेंट के अगेंस्ट अगर कोई रिफंड या एडजस्टमेंट की क्लेम किया जाता है तो सपोर्ट की ज़रूरत हो, या जब टैक्स अथॉरिटीज़ ऑडिट करती हैं तो आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने कोई भी बिज़नेस किसी भी नेचर का होगा तो उसने अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखना होगा, ताकि जब ऑडिट हो तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और अपनी चीज़ों को जस्टिफाइड तरीके से देख सके, ताकि लेटर ऑन उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना अराइज़ हो। अदरवाइज़ जब वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा तो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में भी काउंट हो सकता है और वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। इसके अलावा एक्टिव टैक्स पेयर जो होता है उसको डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा और भी पेनल्टीज़ या पनिशमेंट दी जा सकती हैं। तो आज का लेसन यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।